गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 का जो दूसरा चैप्टर है मंत्र, तो मंत्र का जो अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है यानी गद्यांश है, गद्यांश के नीचे जो 5 प्रश्न है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आप यहाँ गद्यांश देखिए। गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पहले मैं बात वाली व्याख्या मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला प्रश्न जो होता है, गद्यांश का संदर्भ पूछा जाता है। संदर्भ का मतलब विशेष तौर पे पाठ का नाम, लेखक का नाम, यही तो मुख्य होता है। तो यह आपके हर एक गद्यांश का पहला प्रश्न वही रहेगा, और पहले से लेकर के अंतिम पाठ तक जितने गद्यांश है, हर एक गद्यांश का पहला प्रश्न आपका वही रहेगा। तो मैं आपको संदर्भ लिखने का तरीका मैं बता दिया हूँ। इसमें तो केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखा हुआ है, पूछ रहा है। तो आप इसको सीधे पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देंगे तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे पाठ का नाम हो जाएगा मंत्र और लेखक का नाम हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो आपका पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए अंडरलाइन किया हुआ जो दिया हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, उसको ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। तो आप कहानी पढ़े हैं, मंत्र नामक कहानी। उसमें आप वो तथ्य याद होगा कि जब बूढ़ा भगत अपने बच्चे को लेकर के, बीमार बच्चे को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास जाता है, और डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने का समय हो गया है। भगत के गिड़गिड़ाने पर भी वो उससे कहते कि नहीं, अपने बच्चे को कल लेकर के आओ क्योंकि इसमें मेरे खेलने का समय है। और वो ताकता रह जाता है और डॉक्टर चड्ढा मोटर में बैठते हैं और चले जाते हैं। तो उनके जाने पर भगत के हृदय को बड़ा आंतरिक क्लेश हुआ। वो सोचा कि ये संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। मतलब वो लगा सोचने कि कोई अपनी मौज मस्ती के आगे किसी के जीवन की परवाह नहीं कर सकते हैं। संसार में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। वो सोचता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में तो ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं कि किसी की जान की परवाह न कर अपने मौज मस्ती के आगे। इसलिए जब तक मोटर दिखती रही तब तक भगत एकटक देखता रहा कि हो सकता है अब भी डॉक्टर का मन पसीज जाए और वो लौट करके आकर के मेरे बेटे को देख लें। लेकिन वो नहीं आए। तब उसको लगा कि सभ्य समाज इतना निर्मम और इतना कठोर है। इसके पहले भगत को इसका अनुभव नहीं हुआ था। आज उसको अनुभव हुआ है कि सभ्य समाज में कहलाने वाले लोग, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, वह इतने निर्मम हो सकते हैं, इतने कठोर हो सकते हैं। उसे अब तक इसका भान नहीं था। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो अंडरलाइन के नीचे जो है उसी में उसका उत्तर छिपा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा, पुराने ज़माने के लोग जो एक दूसरे के घर में लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दे को कंधा देने में और किसी के छप्पर उठाने में, किसी के कलह को शांत करने में विश्वास करते थे, वे आपस में प्रेम और एकता के साथ रहते थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा, भगत को किस बात का विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मौज मस्ती के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते। उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। पांचवा प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा कि भगत के अनुसार सभ्य समाज निर्मम और कठोर होता है। तो इस तरह से ये क के गद्यांश का जो प्रश्नोत्तर है ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं ख। ख का जो पहला प्रश्न है वही है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, तो आप इसको लिख लेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए रेखांकित अंश दिया हुआ है।
मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद प्रमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे। आप अगर इस कहानी को पढ़े हैं तो आपको वह तथ्य याद होगा कि कुछ लोग डॉक्टर चड्ढा को समझाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या किया जा सकता है, जो होना था सो हो गया। इस पर डॉक्टर चिढ़ करके कहते हैं कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता जो न होना था वह हो गया। और उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि मृणालिनी जो कैलाश की प्रेमिका थी, आप पढ़ चुके होंगे, और उससे उसकी शादी भी होने वाली थी। तो कहते हैं कि मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मने मृणालिनी ने जो स्वप्न देखा था कैलाश को लेकर के, यानी कैलाश की जीवन संगिनी उसको बनना था, और उसके बाद उसके जीवन के जो जो सपने थे, तो क्या उसका कामना तरु मने कामना रूपी पेड़ क्या फूल और नए कोपलों से खिल उठा। अर्थात ये कि उसके जीवन के जितने भी सपने थे, क्या उसके सपने पूरे हुए। क्या उसके मन में जितने भी स्वर्ण स्वप्न थे, उसके जीवन का जो आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वो जीवन का आनंद वह ले पाई। क्या उसके सारे सपने पूरे हो गए। क्या उसके जीवन के नृत्यमय तारामंडित सागर में आमोद प्रमोद की बहार लूटते हुए उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। मैंने कह रहे हैं कि उसके जीवन का जो एक आमोद प्रमोद का जो सागर था, उस सागर में उसके आनंद की जो ये नौका चल रही थी, क्या उसकी नौका उस सागर में डूब नहीं गई। इसलिए हे मूर्ख, यह मत कहो कि जो होना था वो हो गया, बल्कि ये कहो कि जो नहीं होना था वह हो गया। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। सेहरा जो शादी के समय पहना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। जो चौथा प्रश्न है, नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नौका जलमग्न होने का अर्थ समझिए पहले। नौका जलमग्न होना माने जल में डूब जाना। तो इसका जो इस पैराग्राफ से इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये होगा कि मृणालिनी का जो जीवन नौका जलमग्न होना माने मृणालिनी का जो सपना था, मृणालिनी का जो आनंद, जो कल्पना जो की थी अपने जीवन को लेकर के, वह डूब गया, वह नष्ट हो गया, उसका सारा सपना चूर हो गया। तो इसका अर्थ उसी से लिया जाएगा कि नौका जलमग्न होने का मतलब ये हुआ कि उसके सारे सपने ध्वस्त हो गए। पांचवा प्रश्न है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृणालिनी का कामना तरु यह था कि वह अपने प्रेमी कैलाश से उसकी शादी होती और उसके बाद से उसका पूरा जीवन आनंद के सागर में व्यतीत होता। ये उसका कामना तरु था। आप इसको अपने वाक्य में बना करके इसका उत्तर लिख लेंगे। इस तरह से ये आपका ख भी हो गया। अब हम लोग सीधे आते हैं ग पर। संदर्भ यानी गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो ये पाठ का नाम और लेखक का नाम। पहला प्रश्न आपका वही हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। नगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। इसका व्याख्या ऐसे हो जाएगा कि जब कैलाश का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे और चारों तरफ आनंद ही आनंद था। कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। लेकिन उस कैलाश को जब सर्प ने डस लिया और उसके वजह से कैलाश मरणासन स्थिति में पहुंच गया, तो वही माहौल जो इतना खुशहाल था, इतना आनंदमय माहौल था, वही हरा भरा मैदान था,
वही सुनहरी चांदनी रात थी, वही निशब्द संगीत की भांति प्रकृति छाई हुई थी। मतलब ये कि जो निशब्द संगीत चारों तरफ प्रकृति पर छाई हुई थी, लेकिन आज अभी जब कैलाश को जब सर्प ने डस लिया, तो फिर वही सारा का सारा जो परिवेश, सारा का सारा जो ये मित्र समाज था, वह जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन हो रहा था, वहाँ अश्रु का प्रवाह हो रहा था। मतलब ये कि वही समाज, वही मित्र मंडली आनंद और आमोद प्रमोद में डूबी हुई थी, लेकिन बस प्रकृति के छोटा सा करवट लेने से वही समाज, वही परिवेश दुख के सागर में डूब गया। वहाँ करुण क्रंदन होने लगा। वहाँ सभी लोगों के चेहरे पर जो पहले इसके कुछ समय पहले आनंद ही आनंद था, सबके चेहरे पर उदासी थी, सबके आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहा था। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति पर सुनहरी चांदनी और एक निशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति पर सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। तो इस तरह से आपका ये 3 व्याख्या हुआ और आज इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके बाद कल हम लोग इसके आगे के व्याख्या पर चर्चा किया जाएगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।